अभी अभी एक नई चीज़ सामने आई कि सरकार एक बैंड बैंक का निर्माण करेगी। सरकार का कहना है कि बैंड बैंक बैंकों के बढ़े हुए एनपीए को वसूल करने का काम करेगी, लेकिन ये सभी उपाय ज़्यादा समय तक बैंकों को दिवालिया होने से रोक नहीं पाएंगे। अब बात ये आती है कि इस अर्थव्यवस्था में बैंक तो फेल होने ही है, और आरबीआई का ये नियम भी है कि अगर बैंक फेल होता है तो बैंक के खाता धारकों को अधिकतर 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, भले ही आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो। लेकिन बैंक फेल होने पर आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ये अंक पहले तो सिर्फ 1 लाख ही था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। एक तरफ तो सरकार 2 लाख से ऊपर का लेन देन कैश में नहीं करने देती, ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देती है और लोगों को बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखने के लिए बढ़ावा देता है, और दूसरी तरह बैंक फेल होने पर पूरे पैसे देने का वायदा भी नहीं करती। ये तो देश की जनता की सरासर लूट है। जिस स्थिति में आज भारत है, उस ही स्थिति को दिवालिया होना कहते हैं। दिवालिया होना उस स्थिति को नहीं कहा जाता कि जब किसी देश के सभी संसाधन और संस्थान बिक जाए, बल्कि उस स्थिति को कहा जाता है कि जब ये सब बिकना शुरू हो जाता है। संपादकीय माइक व्हिटनी ने 2005 में एक ऑनलाइन पत्रिका काउंटर पंच में लिखा था कि दिवालियापन मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों को निजी कंपनियों को बेचने और राष्ट्रीय संप्रभुता को नष्ट करने का एक बिल्कुल सीधा तरीका है। जब एक राष्ट्र सफलतापूर्वक विनाश की कगार पर होता है तो सार्वजनिक नीति के फैसले लेनदारों द्वारा किए जाते हैं, न कि लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा। बाबा रामदेव के दमन का असली कारण। बाबा रामदेव ने बैंक व बैंकर्स के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया था। इसलिए जब उन्होंने काले धन के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया तो रात को उनकी पिटाई कर दी गई। उनका एक बयान जिसमें वे कहते हैं, ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें हैं न इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से, नेपोलियन व हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। फिर पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो है संस्थापक, एक है रोथशिल्ड और दूसरा है रॉकफेलर, और दोनों के ही सहयोग से 5-5 बच्चे थे, और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी हुई। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी के देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रोथशिल्ड पैदा हुआ। रोथशिल्ड जो है यह यहूदी परंपरा में विश्वास रखता था। इसने बैंक और बैंकर्स, ये जो करेंसी की व्यवस्था है, उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये जो पूरा सिस्टम दुनिया की पूरी संपत्ति कहा जाती है, अंतोगत्वा बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियाँ थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया, और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर बनने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया। खाली यह तिकड़म की सारी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं, उनकी सारी संपत्ति अपने यहाँ बैंकों में कैसे लाई जाए और उन बैंकों से पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर पूरी दुनिया में 2 ही तो थे, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद जिसे हम बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद को भी फाइनेंस इन्हीं लोगों ने किया। 2 व्यक्तियों ने साम्यवाद को और जो पूंजीवाद दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रोथशिल्ड और रॉकफेलर ने, और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई।
बाद में बाबा रामदेव ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। आजकल व्यवस्था परिवर्तन के हर मुद्दे पर बाबा रामदेव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों? क्या इन लोगों से बाबा डर गए या समझौता हो गया? नोटबंदी के पीछे बैंकर्स। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एवं भारत को एक गहरी आर्थिक मंदी में धकेलने के लिए नोटबंदी दरअसल बैंकर्स की ही एक सोची समझी चाल थी। 2008 में भारत के काले धन के आंकड़े बाहर लाना इन्हीं बैंकर्स का ही एक षड्यंत्र था। दुनिया को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों ने जब 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश की तो अमेरिका तो इसकी चपेट में आ गया था, पर भारत में गुप्त धन होने से हम इस मंदी से अछूते रहे। यह बात दुनिया के शासकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने काले धन का मुद्दा छिड़वा दिया। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करने वाला कोई बचे ही नहीं। पहले जनधन योजना से बैंकों में खाते खुलवाना और अब सभी को बैंकों पर आश्रित करना उनकी एक सोची समझी रणनीति है। अब भारत में मंदी और महंगाई के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इनको हर भारतीय की क्षमता पता चल जाएगी कि किसके पास किस शहर में लगभग कितना धन है। दूसरा, लोगों के पास जो भी सोना चांदी इत्यादि रखा है उसको भी लूटने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। ये लोग पहले ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके पर असफल रहे, लेकिन जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश में लोगों का सारा सोना चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगों का सारा पैसा डिजिटल करके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज़ के नोट ही खत्म कर दिए जाएंगे। उस दिन भारत की गुलामी पक्की हो जाएगी और ये विदेशी ताकतें सदा सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। इस तरह से उन देशों में सुधार के नाम पर कुछ शर्तें लगाकर वे पूरे देश के स्वामी बन जाते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए का डेरिवेटिव मार्केट में जुआ खेला जाता है। ये सारा पैसा इन्हीं शासकों का है, इसीलिए सरकार इनसे कोई हिसाब नहीं मांगती। अगर सरकार इस पर 2% ही टैक्स लगा दे तो हर साल 20 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। फिर अन्य किसी टैक्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। यदि सरकार ऐसा करती तो भारत के तमाम उद्योग धंधे पनपते और भारत पहले की तरह एक उद्योग प्रधान देश बनकर सोने की चिड़िया कहलाता और विश्वगुरु बनकर स्थापित होता। सरकार के इस फरमान से आने वाले कुछ महीनों तक देश के लोगों को दैनिक लेन देन की प्रक्रिया में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और देश के एक मंदी का माहौल बना रहेगा। अगर देश हित में लोग थोड़े बहुत परेशान हो भी जाते तो कोई बात नहीं थी, पर इस तुगलकी फरमान को झेलना तो शायद मूर्खता होगी। आज बैंकों की व्यवस्था एक ऐसी नाजुक दौर से गुजर रही है कि कभी भी ध्वस्त हो सकती है और पहले भारतीय रिजर्व बैंक भी मात्र 1 लाख रुपए की गारंटी देता था, लेकिन अब थोड़ा हो हल्ला मचने की वजह से इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जिस तरह से सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को रातों रात बंद करने का निर्णय लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी दिन बैंकों के फेल हो जाने पर आपके सारे खाते जब्त कर लिए जाएंगे और इसे भी देश हित में क्रांतिकारी निर्णय घोषित कर दिया जाएगा।